कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सिंपली मैं कहूँ शुगर्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी क्या, सिंपली शुगर्स, ठीक है, दैट कैन reduce Felling's solution and Tollens reagent, ठीक है। देखो बच्चा, आपने अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि अल्डिहाइड्स जो होता है वो फेलिंग्स सोल्यूशन के साथ और टॉलेंस रिएजेंट के साथ जरूर रिएक्ट करता है, ठीक है। और फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस एजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जो अल्डिहाइड कीटोन्स अल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। और इन द अदर वे अराउंड वी कैन से अल्डिहाइड्स जो है वो टॉलेंस और फीलिंग्स को रिड्यूस कर देता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट अगर है, शुगर अगर है, उसमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप है, पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप है उसके अंदर, तो वो अल्डिहाइड ग्रुप जो है उसको रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस कर देगा? फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगा या तो फिर टॉलेंस सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। मतलब ही क्या, फेलिंग्स उस अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है या टॉलेंस उसका ऑक्सीडेशन कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का फंडा पता होगा। टॉलेंस और फेलिंग्स कैसे काम करते हैं हमने ऑलरेडी अल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो याद रखना, जिस भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पास में पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप होगा या पोटेंशियल 1 डिग्री अल्कोहल टाइप ग्रुप होगा जो बहुत अच्छी तरह से अल्डिहाइड बन सकता है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और अब नाम से ही समझ जाएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके पास अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है पोटेंशियल, जो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सभी शुगर्स को हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मैं लिखा नहीं रहा हूं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, आप समझ सकते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल में देखो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों के दोनों जो है भाई रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्डिहाइड बनने का पोटेंशियल होता है, अल्डिहाइड ग्रुप बनने की पूरी क्षमता होती है इनके अंदर। तो इसीलिए हम ऐसे कहेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। और यहाँ पर बहुत सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर का हम नाम ले सकते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया या फिर एक्सेट्रा। मैं एक एक करके अभी आगे आपको नए शुगर्स भी पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर हम देखते जाएंगे कौन सी रिड्यूसिंग है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो उम्मीद करता हूँ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का आपको फंडा पूरी तरह से पता चल गया रहेगा, ठीक है। चलिए अब और थोड़ा बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखे थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे थे अल्डिहाइड्स के, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स के। अब वहां पर वो जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स थे। मोनोसेक्राइड्स यानी क्या, सबसे सिंपलेस्ट शुगर यूनिट, ठीक है, उनको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब हम स्ट्रक्चर जो है वो देखने वाले हैं ऑलिगोसेक्राइड्स के। देखिए ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हम हाइड्रोलिसिस अगर करें तो हमें 2 से 10 यूनिट तक के मोनोमर्स मिलने की पूरी संभावना है। अगर 10 से ज्यादा मिलते हैं तो फिर हमें उन्हें पॉलीसेक्राइड्स कहना चाहिए। बट अगर 2 से 10 यूनिट मिलता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए, ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो अभी देखो ऑलिगोसेक्राइड के अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 से 10 यूनिट मिलते हैं, 2 to 10 यूनिट्स, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का साइन लिख देता हूं मैं H3O+। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से 10 यूनिट मिलते हैं। किसके 2 से 10 यूनिट मिलेंगे? मोनोसेक्राइड्स के 2 से 10 यूनिट मिलेंगे। इसमें से जब हमको 2 यूनिट मिलते हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स अगर हमें मिलते हैं तो ऐसे सभी ऑलिगोसेक्राइड्स को हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स। ऐसे सभी ऑलिगोसेक्राइड्स को हम क्या कहेंगे बेटा, डाइसेक्राइड्स कहेंगे। अगर हमें 3 यूनिट्स मिलेंगे तो हम उन्हें कहेंगे ट्राइसेक्राइड्स, 4 यूनिट मिलेंगे तो हम उन्हें कहेंगे टेट्रासेक्राइड्स। ऐसे करते करते 10 यूनिट तक मिलते रहेंगे, नोनासेक्राइड्स, डेकासेक्राइड्स जैसे मिलते रहेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, ऑलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में कहेंगे। जैसे आपको 11 यूनिट मिलेगा हम उसे ऑलिगोसेक्राइड नहीं कहना चाहिए, वी विल कॉल इट एज अ पॉलीसेक्राइड। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमको स्ट्रक्चर्स देखने हैं डाइसेक्राइड्स के, ठीक है। तो मैं डाइसेक्राइड्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि डाइसेक्राइड जो होते हैं इनका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया है ना, ऑफ कोर्स ये ऑलिगोसेक्राइड की कैटेगरी का है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट मिलेगा प्लस एक और यूनिट मिलेगा, इस तरह से। डाइसेक्राइड्स के जो भी फॉर्मूला होते हैं उनके फॉर्मूला होते हैं C12H22O11। ये फॉर्मूला के सारे कंपाउंड होते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है ये एक डाइसेक्राइड है, शुगर है। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा, ठीक है। 1 यूनिट ग्लूकोज मिलेगा, 1 यूनिट फ्रुक्टोज मिलेगा। उसी तरह से दूसरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर अगर हम देखें दूसरा स्ट्रक्चर जिसे मैं कहता हूं माल्टोज,
ठीक है। अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 यूनिट मिलेंगे और दोनों के दोनों यूनिट ग्लूकोज के ही मिलेंगे। तो 1 यूनिट ग्लूकोज, दूसरा यूनिट भी आपको ग्लूकोज ही मिलेगा, 2 यूनिट ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर, अगर हम देखते हैं सेलीबायोज, ठीक है, ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 यूनिट मिलेगा। यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी भाई दोनों यूनिट ग्लूकोज ही मिल रहा है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई इसमें भी दोनों यूनिट अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो इसे सेलीबायोज ऐसा अलग नाम क्यों दिया, माल्टोज ही नाम दे देना चाहिए था। तो जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा मिल रहा है। और नंबर 4 में अगर हम देखते हैं एक और शुगर, तो मैं बता देता हूँ आपको लैक्टोज। लैक्टोज होता है वो भी एक डाइसैकेराइड का शुगर होता है। एक्चुअली ये लैक्टोज होता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। खैर, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे। इसमें 1 यूनिट होता है ग्लूकोज और 1 यूनिट होता है गैलेक्टोज। ठीक है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा गैलेक्टोज का। तो देखिए ऐसे 4 मैंने डाइसैकेराइड लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने 3 यूनिट मिलने वाले ऑलिगोसैकेराइड्स को लिखा, 3 यूनिट मिलने वाले ऑलिगोसैकेराइड्स को, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड कहेंगे। 3 यूनिट वाले को ट्राइसैकेराइड कहेंगे। तो इसमें भी एग्जांपल्स है बहुत सारे, जैसे रैफिनोज हो गया, स्टाइचोज हो गया, ये सब एग्जांपल धीरे धीरे आते चले जाएंगे, ठीक है। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ऐसे करके। तो हमें ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड्स पे ध्यान देना है। और डाइसैकेराइड्स में इन चारों का स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इन सब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए याद रखना कि वो हाइड्रोलाइज करके क्या बना के देता है। तो आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक देता हूँ, ध्यान रखना कि ये जो जितने भी डाइसैकेराइड है ये सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम ड्रॉ करने वाले हैं और हेबर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम इन्हें ड्रॉ करने वाले हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना कि सुक्रोज जो है इसमें आपको जो ग्लूकोज मिलेगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलेगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम एक एनोटेशन यूज करते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर आपको अल्फा वाला ग्लूकोज मिलेगा और फ्रुक्टोज जो है आपको बीटा वाला मिलेगा, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो ये ग्लूकोज नहीं कहेंगे, ग्लूकोपाइरेनोस कहेंगे, फ्रुक्टोज नहीं कहेंगे, फ्रुक्टोफ्यूरानोस कहेंगे। पर अभी के लिए आपको याद रखना है कि अल्फा स्टेट होगा और इसका बीटा वाला होगा। सिमिलरली माल्टोज जब हम करेंगे तो दोनों यूनिट ग्लूकोज के मिलेंगे, हेबर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला में साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा। याद रखना अल्फा ग्लूकोज मिलता है और अल्फा ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। सिमिलरली सेलीबायोस के अंदर जो ग्लूकोज मिलता है वो दोनों के दोनों बीटा कैटेगरी के होते हैं। तो देखिए ना, इस तरह से सेलीबायोस में बीटा कैटेगरी के ग्लूकोज मिलते हैं और माल्टोज के अंदर अल्फा कैटेगरी का ग्लूकोज मिलता है। दैट इज वाई दोनों के दोनों जो शुगर है वो अलग है, ठीक है। और लैक्टोज जो है इसमें क्या होता है, बीटा ग्लूकोज मिलता है और बीटा गैलेक्टोज मिलता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन से डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करने पे कौन सा यूनिट मिलता है, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि हमने तो इन सबके स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। अब इनके स्ट्रक्चर्स अगर आपको आते हैं ऑलरेडी तो ही आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी एक करके शुरू करेंगे, सुक्रोज, माल्टोज, सेलीबायोस और लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको प्रीवियस लेक्चर में जितने भी स्ट्रक्चर हमने सीखे थे, दैट इज अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा ग्लूकोपाइरेनोस, ये अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरानोस, बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ये सारे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर से। तो देखिए शुरू करते हैं सुक्रोज से। तो जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है हमको पता है कैसे मिलने वाला है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज, ठीक है। तो मैं लिखूं अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस और बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस, इन दोनों के स्ट्रक्चर से हमको मिलने वाला है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो देखिए फटाफट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो आप ऊपर की पोजीशन में अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके नीचे आप एक्जैक्टली बीटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखाई देता है, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा दिखाई देता है। तो देखिए अल्फा ग्लूकोज जो है, सबसे पहले ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस है, तो ये पाइरेनोस जैसा हमें रिंग बनाना चाहिए। तो फटाफट मैं पहले ये इस तरह से कुछ पाइरेनोस का रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। फिर एक बार पाइरेनोस का रिंग बन जाता है तो हमें यहाँ पर एक वर्टिकल लाइंस करनी चाहिए। तो ये देखिए सारी की सारी वर्टिकल लाइंस जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी कि ये देखो ये होता है कार्बन नंबर 1, ये होता है कार्बन नंबर 2, ये होता है कार्बन नंबर 3, ये होता है कार्बन नंबर 4, ये होता है कार्बन नंबर 5 और यहाँ कार्बन नंबर 6 होता है जो CH2OH के रूप में पाया जाता है। दिस इज कार्बन नंबर 6, ठीक है। इसके सामने वाली पोजीशन पर हमेशा H होता है। यह पोजीशन हमेशा फिक्स होती है कि ऊपर की तरफ H होता है और नीचे की तरफ OH होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा ग्लूकोज कहा गया है तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अल्फा का मतलब OH ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ होगा, तो ये OH ग्रुप यहाँ होगा और H ग्रुप यहाँ होगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है। और ये दो पोजीशन तो हमें याद रखनी है। हमें पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो सेकंड पोजीशन पर ये OH यहाँ होता है, फिर ये OH यहाँ होता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा H और ये आ जाएगा H। ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाना सीखा था। तो इस तरह से देखिए मैंने अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बना लिया है, ठीक है। हेबर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बनाया है। अभी आपको क्या करना है
कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले अल्फा ग्लूकोपायरिनोस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके एग्जैक्टली नीचे आपको बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर बनाना होगा। एग्जैक्टली नीचे बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो देखिए ध्यान से बताओ कि बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस के अंदर आपको फ्यूरानोस जैसा रिंग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फ्यूरानोस जैसी रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारे पास में फ्यूरानोस जैसा रिंग। अब फटाफट वर्टिकल लाइंस कर देंगे। ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, कार्बन का नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन फर्स्ट बाहर होता है, ये सेकंड कार्बन होता है, ये थर्ड कार्बन होता है, ये फोर्थ कार्बन होता है, ये कार्बन नंबर 5 है, और एक कार्बन होता है यहाँ पर CH2OH के फॉर्म में, CH2OH के फॉर्म में। तो ये होता है कार्बन नंबर 6। ठीक है, इसके सामने हमेशा H रहा होता है, बराबर। अब देखिए बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस है, तो जो ये वाला है एनोमेरिक कार्बन जो है, तो इसका OH ग्रुप कहाँ होगा? बीटा का मतलब OH ग्रुप ऊपर होता है, तो यहाँ OH ग्रुप है। ठीक है, ये सेकंड कार्बन है। फर्स्ट कार्बन यहाँ पर होता है CH2OH के फॉर्मेट में, क्योंकि ये फ्रुक्टोज से आया हुआ है, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th कार्बन। और यहाँ पर ये जो पोजीशन से ही हमें पता होना चाहिए कि OH ग्रुप यहाँ अंदर होता है, फिर यहाँ ये OH ग्रुप यहाँ होता है, यहाँ पर H होता है, और यहाँ पर भी बाद में H होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर भी बना लिया। ठीक है, पर क्या हमको इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना था? नहीं, हमें तो किसका स्ट्रक्चर बनाना है? सुक्रोज का। तो समझिएगा कैसे करते हैं। आपको एक रिएक्शन में मैंने बताया था कि अगर आप सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज में अगर आप पानी डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से अगर आप पानी निकाल देंगे तो सुक्रोज बनेगा कि नहीं? तो इसका मतलब मुझे इन दोनों के स्ट्रक्चर में से वाटर लॉस करना होगा, तब जाके मेरा सुक्रोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा। तो वाटर लॉस क्या होता है? मतलब लॉस ऑफ वाटर ही तो होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन नंबर 1 फ्रॉम ग्लूकोपायरिनोस एंड पोजीशन नंबर 2 फ्रॉम फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं कि अल्फा ग्लूकोपायरिनोस का पोजीशन नंबर 1 एंड बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस इसका पोजीशन नंबर 2। अब इन दोनों के अंदर से आपको करना होगा -H2O, लॉस ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पर OH ग्रुप दिखाई पड़ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ OH ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों का अगर हम वाटर लॉस कर देते हैं, इन दोनों का अगर हम वाटर लॉस कर देते हैं, तो बताइए वाटर लॉस में H2O निकल जाएगा, तो यहाँ से HO और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो एक O अभी भी बचा रहेगा। तो अब वो एक O अगर अभी भी बचा रहेगा तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, और वो कनेक्शन होगा इस तरह से, कुछ ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्शन होगा इस तरह से। तो आप देखिए कि इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में एक लिंकेज बन रही है फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में, और जो लिंकेज बन रही है वो ईथर लिंकेज है, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ध्यान रखना ऐसी ईथर लिंकेजेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसमें कहूंगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि फर्स्ट इसका कार्बन है और सेकंड इसका कार्बन है। तो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमको दिखाई पड़ रही है। और ये पूरा भी स्ट्रक्चर अब आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो किसका स्ट्रक्चर है? सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं सुक्रोज के बारे में। तो देखो जो सुक्रोज है, सुक्रोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, क्योंकि ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पे टर्न करता है। और कितने एंगल से टर्न करता है? 66.5 डिग्री से टर्न करता है। ठीक है, तो याद रखना 66.5 डिग्री से ये राइट हैंड साइड में पीपीएल को घुमाता है। दैट इज वाई मैं ऐसा कहूंगा कि सुक्रोज पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब देखिए सुक्रोज का जो नेचर है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो मैं उसके बारे में डी लिख देता हूँ। पर जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब सुक्रोज का ब्रेक करेंगे, तो आपको अल्फा ग्लूकोपायरिनोस मिलेगा, बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस मिलेगा। तो अब जो अल्फा ग्लूकोपायरिनोस होता है ना, उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है 52.7 डिग्री पॉजिटिव, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, और फ्रुक्टोफ्यूरानोस जो होता है ना, उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है -92.4 डिग्री, मतलब ये लिवर रोटेटरी होता है। तो देखिए सुक्रोज जो होता है वो खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पर जब आप सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनेंगे। अब उसमें से एक मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा मॉलिक्यूल लिवर रोटेटरी है। तो एक ही बीकर के अंदर जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक ही बीकर के अंदर ग्लूकोज भी बनेगा और एक ही उसी बीकर के अंदर फ्रुक्टोज भी बनेगा। उसमें से ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है और फ्रुक्टोज लिवर है। तो आप ही मुझे बताइए कि जो बीकर के अंदर मिक्सचर है उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी दोनों है, तो ये एक रेसिमिक मिक्सचर जैसा काम करेगा। देखिए एक्चुअली रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि दो अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशन, ऑफ कोर्स ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन वाले मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो एंड लिवो एक ही साथ प्रेजेंट होंगे, बट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और तो और उनका ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम होता है। पर यहां पर अगर आप देखेंगे इसका ऑप्टिकल रोटेशन है ना 52.7 डिग्री है डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
और इसका ऑप्टिकल रोटेशन है 92.4 डिग्री लिबोरेटरी। तो बताइए किसका ऑप्टिकल रोटेशन स्ट्रॉन्ग है? तो आप देखेंगे कि फ्रुक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये दोनों को एक ही बीकर में रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? ओवरऑल वैल्यू आएगी इसके हिसाब से, क्योंकि इसका ऑप्टिकल रोटेशन ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है बीकर के अंदर वो रेसिमिक मिक्सचर की तरह जीरो नहीं होगी, वो होगी लिबोरेटरी। तो सही बात है ना कि सुक्रोज अगर आप लोगे तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी फंडा मिलता है, लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर लोगे तो डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों मिलता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों मिलता है, बट दोनों के अंदर ये जो है वो ज्यादा है, इसलिए मैं कहूंगा कि नेट रोटेशन जो आने वाला है वो लिवो रोटेटरी आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन उसका हाइड्रोलिसिस करने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो लिवो रोटेटरी होता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया कि नहीं? तो ऐसा ऑप्टिकल रोटेशन उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए हम उसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन शुगर। ठीक है, और ये एक नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी का शुगर है, याद रखना। ये फेलिंग सॉल्यूशंस और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता, इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी ऑफ शुगर। तो इन्वर्ट शुगर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि वो जो है वो खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन उसका हाइड्रोलाइजिंग मिक्सचर एक लिवो रोटेटरी है, इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन बदलने की वजह से मैं कहूंगा कि ये जो है वो इन्वर्ट शुगर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर माल्टोज का। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर अभी हम देखने जा रहे हैं वो है माल्टोज का। ठीक है, तो देखिए माल्टोज का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है बनाना। ठीक है, माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बाय यूजिंग एनी डाइल्यूट एसिड और बाय हम एंजाइमेटिक भी कर सकते हैं, जैसे माल्टेज एंजाइम यूज किया तो भी हाइड्रोलाइज हो सकता है। उसी तरह से सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करना है तो हम इन्वर्टेज एंजाइम भी यूज कर सकते हैं। बट ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पैराग्राफ जो होंगे इसके अंदर उसमें वहां पर आपको मिल जाएगी। तो एक बार आप क्या करना, यहाँ पर मेरा एम स्ट्रक्चर सिखाना, मैं स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, बट टेक्स्ट बुक के अंदर जाके एक बार आपको उनके पैराग्राफ्स को रीड करना होगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इन्वर्टेज एंजाइम किसके लिए यूज होता है या माल्टेज एंजाइम किसके लिए यूज होता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़िएगा। ऑलराइट, अभी देख लेते हैं माल्टोज का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमको मिलता है भाई 2 यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज का आपको कितना यूनिट मिलेगा? टोटल 2। तो चलिए दोनों यूनिट अगर हम पहले बना लेंगे तो हम अच्छी तरह से माल्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो सीख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। देखो अल्फा ग्लूकोज के लिए मुझे अल्फा ग्लूकोज का यूनिट बनाना पड़ेगा, अल्फा ग्लूकोपाइनोज का यूनिट ये कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, या आगे सारी वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, इस तरह से एक ही यूनिट हो गया। अब दूसरा यूनिट में बना लेता हूं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये बन गया मेरा दूसरा यूनिट। ठीक है, इसमें भी मैं कर लूंगा सारी वर्टिकल लाइन्स यूं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे। तो ये है कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5, 6 कार्बन यहाँ पर होता है CH2OH के फॉर्मेट में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन यहाँ होता है CH2OH के फॉर्मेट में। उसके ऑपोजिट एंड पे हमेशा H लगा हुआ होता है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सीखा है। ठीक है, यहाँ पर H होगा, नीचे OH होगा, 4th पोजीशन हमेशा यही होती है, हमें पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो बीट अल्फा ग्लूकोज कहा गया, अल्फा ग्लूकोज का मतलब OH क्या होता है? फर्स्ट कार्बन पर नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ H होता है। सिमिलरली ये भी एक अल्फा ग्लूकोज है, तो यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर OH यहाँ होता है। ठीक है, ये पोजीशन हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से सीखा कि ये कैसे आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर रहा होगा। तो मैंने 2 स्ट्रक्चर बना लिया, अल्फा ग्लूकोपाइनोस के और अल्फा ग्लूकोपाइनोस के। अब देखिए माल्टोज के अंदर पानी डालेंगे तो अल्फा ग्लूकोपाइनोस और अल्फा ग्लूकोपाइनोस बनेगा, लेकिन अल्फा ग्लूकोपाइनोस और अल्फा ग्लूकोपाइनोस से पानी निकाल देंगे तो माल्टोज बन जाएगा। तो अभी इसमें से आपको करना होगा वाटर लॉस। अगर आप इसमें से वाटर लॉस कर पाए तो भाई आपको यहाँ पर मिल जाएगा माल्टोज का स्ट्रक्चर। अब वाटर लॉस कहां से होगा ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो है कार्बन नंबर 1 और इसका जो है वो कार्बन नंबर 4, यहाँ पर ये OH ग्रुप है और यहाँ पर ये OH ग्रुप है, यहाँ से वाटर लॉस होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर C1C4 वाटर लॉस होने वाला है, C1C4 वाटर लॉस होने वाला है। अगर C1C4 वाटर लॉस आप करवा पाए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो चलिए C1C4 वाटर लॉस जरा हम करते हैं और पता करते हैं कि कैसा दिखाई देता है माल्टोज का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये मैंने OH ग्रुप हटा दिया यहाँ से और ये वाला भी OH ग्रुप मैंने हटा दिया यहाँ से। तो वाटर लॉस होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन से लिंकेज बनेगी। तो ये कार्बन से एक लिंकेज बनती हुई चल रही है, ऑक्सीजन के वाया चलेगी और ये कार्बन तक जाएगी। तो इस तरह से देखिए आप ऑक्सीजन वाली लिंकेज बन रही है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ फर्स्ट कार्बन से हो रही है, यहाँ 4th कार्बन से कनेक्ट हो रहा है। तो इससे हम कहेंगे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो लिंकेज होती है इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये लिंकेज का नाम मैं दे दूंगा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में
आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये है माल्टोज का स्ट्रक्चर। एक और बात मैं बताता हूँ, माल्टोज जो होता है वो एक रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी का है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी है। ये फलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस कर पाता है। तो माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी का है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए माल्टोज के बारे में आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो आपको वो मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 305 पे, ठीक है। और सुक्रोज के बारे में भी पढ़ना है तो वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टेक्स्ट बुक में जाइए और 305 पेज नंबर के आपको वहां पर स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आपको इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिए। स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी कैसे बनाते हैं वो बताया ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट डाइसेक्राइड की तरफ, जो मैंने आपको बताया था सेलीबायोस। तो चलिए सेलीबायोस हम देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली सेलीबायोस तो दिया नहीं है, बट है कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया है कि सेलीबायोस जो है वो कैसा डाइसेक्राइड है, तो मुझे डिस्कस भी कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट सेलीबायोस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सेलीबायोस जो है, अगर मैं यहाँ लिखता हूं, ठीक है, सेलीबायोस, अगर हम सेलीबायोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज। इस तरह से हम आपको 2 बीटा ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं। तो चलिए 2 बीटा ग्लूकोज के यूनिट हमको फटाफट बना लेने चाहिए। तो हम लोग पहले ये अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोपाइरेनोज का रिंग बना लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस के साथ। सिमिलरली एक और मुझे ग्लूकोपाइरेनोज का रिंग बना लेना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और 6 कार्बन होता है यहाँ पर CH2OH के फॉर्म में। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन होता है यहाँ CH2OH के फॉर्म में। इसके साइड हमेशा H होता है, इसके साइड पे हमेशा H होता है। ये पोजीशन हमेशा HOH होती है और ये पोजीशन हमेशा HOH होती है, हमें पता है, ठीक है। अब बीटा ग्लूकोज कहा है तो फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी जो OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि बीटा ग्लूकोज का यूनिट है। और ये पोजीशन तो हमें पता ही है कि OH यहाँ है, OH यहाँ है, H यहाँ है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में सिखा ही था कि कैसे हम लोग ये OH की पोजीशंस को लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में होगा। मैंने यहाँ पर 2 बीटा ग्लूकोज के यूनिट बना लिए हैं। तो अब देखिए सेलीबायोस के अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो 2 बीटा ग्लूकोज यूनिट बनेगा। अगर आप 2 बीटा ग्लूकोज यूनिट में से पानी निकालेंगे तो आपको सेलीबायोस का स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं। तो सेलीबायोस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको वाटर लॉस करना होगा। यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, आपको C1C4 वाटर लॉस करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, C1C4 वाटर लॉस, यानी फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के अंदर से आपको वाटर लॉस करना होगा। तो अगर आप देखेंगे C1 का जो यूनिट है यहाँ पर OH यूनिट इधर है और C4 का OH यूनिट इधर है। तो अगर यहाँ से अगर आप वाटर लॉस करते हैं, यहाँ से अगर आप वाटर लॉस करते हैं तो देखिए ये OH ग्रुप हट जाएगा यहाँ से और ये OH ग्रुप हट जाएगा यहाँ से। तो जो कनेक्शन होगा वाया ऑक्सीजन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये कनेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन वाली लिंकेज बन रही है, ठीक है। तो इस लिंकेज का नाम हमने दे दिया था कि इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये हो जाएगा अपने लिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखना ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी C1C4 लिंकेज ही है, C1C4 लिंकेज ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए पिछला जो स्ट्रक्चर था उसमें OH ग्रुप नीचे की तरफ था, इसमें OH ग्रुप ऊपर की तरफ है। तो ये काफी हद तक सेम स्ट्रक्चर दिखता है माल्टोज जैसा, बट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीटा ग्लूकोज के यूनिट्स यूज हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, इट्स अ स्टीरियोकेमिकल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन अगर हल्की से भी चेंज होती है तो मॉलिक्यूल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर सेलीबायोस का, ठीक है। इसी तरह से हमारा सिर्फ एक स्ट्रक्चर और बाकी है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो वो भी हम देख लेते हैं कि लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आता है जिसका नाम है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज का अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है, आप ध्यान से सुनिएगा, लैक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एक यूनिट मिलता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, और एक दूसरा यूनिट मिलता है बीटा ग्लूकोपाइरेनोज, यानी बीटा ग्लूकोज की मैं बात करता हूँ। तो देखिए इसमें से बीटा ग्लूकोपाइरेनोज या बीटा ग्लूकोज मैं कहूँ तो वो आपको बनाने आ जाएगा बीटा, क्योंकि हमने वो सीखा है, पर आपको बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि कैसे होता है। देखिए बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पायरेनोज का रिंग बनाना है। देखिए ये आपने बना लिया यहाँ बहुत अच्छी तरह से पायरेनोज का रिंग, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी बना लिया आपने, नंबरिंग कर ली, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन यहाँ पर होता है CH2OH के फॉर्मेट में, यहाँ पर आएगा H, ठीक है। अब बीटा कहा है तो फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, ठीक है। ग्लूकोज जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर।
बट बीटा गैलेक्टोज में क्या होता है, आपको सिर्फ फोर्थ पोजीशन का ध्यान देना पड़ता है। फोर्थ पोजीशन में क्या होता है, OH जो है वो ऊपर की तरफ आता है और H जो है वो डाउन की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ पोजीशन में थोड़ा सा हट के ध्यान रखना है कि फोर्थ पोजीशन का OH ऊपर की तरफ होगा और H नीचे की तरफ होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गैलेक्टोज यूनिट बन जाता है, गैलेक्टोज। रहता है हम ग्लूकोज में क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर बस ये OH नीचे होता है, ये H ऊपर होता है। फोर्थ पोजीशन का आप ध्यान रखना कि OH अगर ऊपर होगा तो गैलेक्टोज होता है और अगर OH नीचे होता है तो वो ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो याद रखना गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि फोर्थ पोजीशन को आपने फ्लिप कर दिया, दैट इज इट, और कोई भी फर्क नहीं है उसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास में बीटा गैलेक्टोज का। तो उसी तरह से आगे का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं बीटा ग्लूकोज का। तो देखिए बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी पायनोज रिंग से पता चलता है। तो हमने ये पायनोज का रिंग ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन यहाँ पर होता है CH2OH के फॉर्मेट में, यहाँ पर H होता है। अब बीटा कहाँ है तो OH ग्रुप ऊपर ही होगा, ये H नीचे ही होगा। ग्लूकोज के अंदर OH यहाँ होता है, ये OH यहाँ होता है, H। अब ग्लूकोज में हमेशा हम क्या करते हैं, H यहाँ रखते हैं और OH नीचे रखते हैं। ठीक है, गैलेक्टोज के अंदर पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस फोर्थ पोजीशन पे फ्लिपिंग हो जाती है। तो ध्यान रखना फोर्थ पोजीशन पे OH ऊपर आ जाता है, H नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेगा कि ये बीटा गैलेक्टोज का यूनिट है और ये बीटा ग्लूकोज का यूनिट है। तो देखिए आप अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे लैक्टोज का तो आपको ये दोनों अलग अलग यूनिट मिलेंगे, है ना। अगर आप इन दोनों यूनिट में से वाटर निकालेंगे तो आपको गैलेक्टोज मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो वाटर लॉस होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि C1C4 वाटर लॉस होता है, C1C4 वाटर लॉस होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा C1 और C4 के अंदर से वाटर लॉस करेंगे तो कैसे निकलेगा। तो देखिए ये रहा C1 का OH ग्रुप और ये रहा C4 का OH ग्रुप। तो इन दोनों के अंदर से अगर हम वाटर लॉस करते हैं तो देखिए वाटर निकालने के लिए मुझे ये OH ग्रुप को निकालना पड़ेगा यहाँ से और ये OH ग्रुप को निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो लिंकेज जो है वो कुछ यो इस तरह से बन रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिंकेज बताई है इसका भी नाम मैं क्या कर दूंगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही कहूंगा। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो C1C4 लिंकेज है, आपको ध्यान रखना है C1C4 लिंकेज है। तो इस तरह से हमने 4 स्ट्रक्चर देखे टोटल, सुक्रोज, माल्टोज, सेल्यूबायोस और लैक्टोज। सभी के अंदर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, सुक्रोज को छोड़ के। सुक्रोज के अंदर C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तीनों के अंदर जो है वो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझा पा रहा हूँ और इस तरह से आपको डाइसैक्राइड्स के स्ट्रक्चर सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, लैक्टोज के बारे में इन्फॉर्मेशन आप वापस से टेक्स्ट बुक में से फटाफट एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक में से इन सभी की इन्फॉर्मेशन से गो थ्रू करना ही है। मैं यहाँ पर लिखा के नहीं दे रहा हूँ, आप जस्ट वहां से गो थ्रू कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट वहां पर नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर रही होगी। ठीक है, और बाय द वे ये जो लैक्टोज है ये भी बेटा एक रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि बहुत अच्छी तरह से अल्डिहाइड ग्रुप बन सकता है। और अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप अगर बनने के लायक है तो फेलिंग्स और टॉलिन सोल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस कर पाएगा। दैट इज व्हाई लैक्टोज इज अ गुड कैंडिडेट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो अभी भाई पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है पहले ये बता दीजिए। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस अगर हमने किया तो आपको बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, 10 से तो ज्यादा ही मिलेंगे, 100, 200, 300, 400 ऐसे यूनिट्स मिलने लग जाते हैं किसी अगर कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने में। तो उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ऐसे कई पॉलीसैकेराइड्स हमारे लाइफ में ऑलरेडी होता है, जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च इज अ वेरी गुड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, जो वुड का पल्प होता है या फिर हम कहते हैं वुड जिससे बनता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज हो गया। फिर ऐसे करके ग्लाइकोजन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होता है फैट के फॉर्म में, तो वो ग्लाइकोजन भी एक बहुत ही बेहतरीन पॉलीसैकेराइड है। इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमको बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स के। तो अभी ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है ये एक पॉलीमेरिक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको तो पता ही है कि पॉलीमेरिक टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, बाय मोनोमर्स। तो मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्टार्च जो है वो 2 चीजों से बना हुआ है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो याद रखना अमाइलोज जो होता है वो 20% कंस्टिट्यूट करता है और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 80% कंस्टिट्यूट करता है स्टार्च को। दोनों के दोनों जो है वो आयोडीन के साथ इंडिकेटर बनाने में बहुत कामयाब होते हैं। अमाइलोज जो है वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ में और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्लू वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ में। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब जो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अमाइलोज जो होता है ये एक पॉलीमेरिक लिंकेज है। किसकी पॉलीमेरिक लिंकेज है, ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज की पॉलीमेरिक लिंकेज है। ठीक है, अगर आप अमाइलोपेक्टिन को देखोगे तो ये भी एक पॉलीमेरिक लिंकेज है अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज की, बट ये जो लिंकेज है वो ब्रांच लिंकेज है। बस यही फर्क है दोनों में।
ठीक है, कि जो अमाइलोज यूनिट होता है स्टार्च के अंदर वो सिर्फ पॉलीमेरिक यूनिट होता है अल्फा ग्लूकोपायरनोस का, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन यूनिट होता है स्टार्च के अंदर उसके अंदर बहुत हैवी लिंकेजेस होती है, बहुत ब्रांच और कॉइल्ड लिंकेजेस होती है। तो ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा, और इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से हमने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों भी आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, और ये स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बीटा ग्लूकोपायरनोस यानी सेलीबायोज, जो हमारा डायसेक्रेंट हमने पढ़ा था सेलीबायोज, अगर उस सेलीबायोज यूनिट का अगर हम पॉलीमराइजेशन करना शुरू कर दे तो आपको एक लॉन्ग चेन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलती जाएगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलती जाएगी। तो आपको यहाँ पर इस पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पर सेलीबायोज का। तो देखिए कि सेलीबायोज जो है वो कैसा दिखाई देता है, हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके देखा है। और अगर उसका हमने पॉलीमराइजेशन कर दिया तो आपको यहाँ से कंटिन्यू लिंकेज मिलेगी, और ये टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्यूलोज का होता है। तो सेल्यूलोज इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ सेलीबायोज, एंड सेलीबायोज इटसेल्फ इज अ डाइसेक्राइड ऑफ बीटा ग्लूकोपायरनोस। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से दिमाग में जा रहा होगा। और इसी तरह से हमारे पास में ग्लाइकोजन भी होता है, और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की तरह ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि तीनों के तीनों स्टार्च अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज से बनता है। सेल्यूलोज जो है वो बीटा ग्लूकोपायरनोस का पॉलीमेरिक लिंकेज होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाता है। तो तीनों के तीनों स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये तीनों के तीनों मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए कि ये सारे के सारे जो है पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनके स्ट्रक्चर काफी एक्सटेंसिव होते हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, यहाँ पर इसी तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आप बुक में से जरूर पढ़िएगा एक बार इसको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्रोटीन्स से। ठीक है, ऑलराइट।